स्टार्ट किया जाए। रेस्पायरेशन इन प्लांट। वेटेज की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, लगभग हर साल एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और इसका इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है, ये एक पूरा पेज लिखा हुआ है, एक पेज और लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। रियल में चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं। पहली लाइन अंडरलाइन करें। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्यों? कैरी आउट करना है डेली लाइफ एक्टिविटी। अब वो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, ट्रांसपोर्ट हो, मूवमेंट हो, रिप्रोडक्शन, उससे कोई मतलब नहीं है। अब सवाल है कि एनर्जी आएगी कहां से? तो अगर हम लोग जानते हैं कि हम खाना खाते हैं किस पर्पस से? एनर्जी के पर्पस से। और सभी फूड क्या सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं? कहोगे नहीं। क्या पौधे भी खाते हैं? तो नहीं। तो पौधों की एनर्जी कहां से मिलती है? तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसी का डिग्रेडेशन करते हैं। कह रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, उनकी एनर्जी कैसी पूरी होगी? कोई खास सवाल नहीं। यू में वंडर, कह रहा आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, ये कहां से आएगी? अंडरलाइन कर लो। ऑक्सीडेशन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल, जिनको हम कहते क्या है? फूड। फूड में जो मॉलिक्यूल लोगे उनका ब्रेकडाउन करोगे और उसी से एनर्जी मिल जाएगी। ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया, दो लोग प्रिपेयर कर लेंगे अपना फूड। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। इसमें वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? केमिकल एनर्जी। और स्टोर कर लेंगे एनर्जी को किस फॉर्म में? बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज या सुक्रोज या स्टार्च। वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट टू। क्या सभी सेल या सभी टिश्यू या सभी ऑर्गन फोटोसिंथेसिस करते हैं? कहोगे नहीं करते हैं। तो जब सभी ऑर्गन, सभी सेल, सभी टिश्यू फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो प्लांट में बहुत सारे ऐसी सेल होंगी जिनको फूड बाहर से देना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस तो केवल लीफ में होगा, बाकी रूट को कहां से मिलेगा? तो लीफ से फ्रूट रूट तक जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि केवल कुछ जगह फोटोसिंथेसिस होती है। तो ग्रीन प्लांट में भी बाकी जितने ऑर्गन हैं या टिश्यू हैं या सेल हैं जो क्या है? नॉन ग्रीन है, उनकी भी आवश्यकता है किसकी? फूड की। काहे के लिए? ऑक्सीडेशन। इस तो फिर फूड को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलोकेट करना पड़ेगा। किस हिस्से में? किसी नॉन ग्रीन पार्ट में। अच्छा, एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल तो पहले से ही पता है, हेटेरोट्रॉफिक है। सीधे फूड कहां से मिल जाएगा? प्लांट से। अभी तक आपसे पूछे जाने वालों में केवल यही एक लाइन है बस जो आ सकती है कि एनर्जी कहां से मिलेगी? ऑक्सीडेशन से। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब प्लांट की बात यह है, दो कैटेगरी होंगे भाई। सीधे एनिमल, जो सीधे एनिमल से ले लेंगे वो हर्बीवोरस होंगे, और जो सीधे नहीं लेंगे वो कार्निवोरस होंगे। कुछ मिल जाएंगे सैप्रोफाइट जैसे फंजाई, वो डिपेंडेंट होंगे किस पे? डेड ऑर्गेनिक मैटर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट अल्टीमेटली, यहां से अंडरलाइन करूं, ऑल द फूड दैट इज रेस्पायर्ड, मतलब जो ऑक्सीडाइज होता है जिससे एनर्जी मिलती है, किसके लिए? रेस्पायरेशन प्रोसेस के लिए। वो सारे फूड कहां से आते हैं? फोटोसिंथेसिस से आते हैं। या तो सीधे पौधा खा लोगे या तो खाने वाले को खा लोगे, अंततः क्या होगा? फोटोसिंथेसिस वाली ही एनर्जी होगी। कह रहा इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? सेलुलर रेस्पायरेशन पढ़ेंगे। क्या है? तो ये टिक कर लो, हो सकता है डिफिनीशन आपको मिल जाए। क्या? तो आंसर देंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल। सेल, एक सेल के अंदर टू रिलीज क्या? एनर्जी एंड ट्रैप दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो मैकेनिज्म ये है कि सेल के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन करो, एनर्जी रिलीज करो
और उस एनर्जी को ट्रैप कर लो और क्या बना लो, एटीपी। फिर कहानी शुरू हो गई कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में, जबकि ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ के एनर्जी निकालने का काम कहाँ होता है, तो टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म और कहा, माइटोकॉन्ड्रिया। जब तोड़ा जाएगा कार्बन कार्बन बॉन्ड किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, किसके द्वारा, विद इन द सेल, तो रिलीज होगी क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी प्रोसेस का नाम, अब यहां से अंडरलाइन करो, द कंपाउंड दैट ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, अब क्या कहोगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये लाइन याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यूजुअली अक्सर कार्बोहाइड्रेट ही क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है टू रिलीज द एनर्जी, लेकिन कभी प्रोटीन और फैट या कह सकते हो ऑर्गेनिक एसिड भी क्या इस्तेमाल हो सकते हैं एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन विद इन द सेल, जितनी भी एनर्जी किसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में है वो नहीं रिलीज की जाएगी, कैसे, फ्री इनटू सेल। कह रहा है कि सारी एनर्जी नहीं रिलीज की जाएगी, कैसी, फ्री, और नहीं रिलीज की जाएगी किसमें, सिंगल स्टेप में। तो इसको रिलीज कैसे करेंगे, स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन होगा, और जब कई स्टेप में रिलीज करेंगे तो पर्पस जानते हो क्या है, एक स्टेप से थोड़ी एनर्जी निकले उसको बाइंड कर लो, अगले स्टेप से और एनर्जी निकले उसको फिर बाइंड कर लो, वरना एक स्टेप में इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी कि बहुत सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। तो ये अच्छा सवाल है, कैसे निकालेंगे, स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन, कंट्रोल कौन करेगा, एंजाइम, फिर धीरे धीरे उसको ट्रैप करेंगे एज ए केमिकल एनर्जी, और किस फॉर्म में ले लेंगे, एटीपी। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन इज नॉट यूज, क्या डायरेक्ट यूज नहीं होगी, लेकिन क्या करोगे, इसका इस्तेमाल करके पहले क्या बना लो, एटीपी बना लो, और फिर उनका ब्रेकडाउन करो उस जगह पर जहां एनर्जी की क्या हो, आवश्यकता हो। हेंस एटीपी एक्ट एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी ट्रैप होगी जो एटीपी में, वो यूटिलाइज होगी हमारे बहुत सारी एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, जैसे बहुत सारी हैं। तो क्वेश्चन बहुत कम मिले हैं, बस यही एक लाइन मिला है कि जिसका ऑक्सीडेशन करोगे वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, एक बात, और कॉमनली कौन है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन प्रोटीन और फैट और ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल हो सकता है। जबरदस्ती के सब सवाल हैं, क्वेश्चन नहीं आना है। क्या पौधे सांस लेते हैं, कह दो हाँ पौधे सांस लेते हैं, तो उनके पास क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कह दो नहीं है, बस यही क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट, सीधे सीधे नहीं बता सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है, यस, तो यस तो मिल ही गया। प्लांट को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, किसके लिए, और ये भी क्या निकालेंगे, CO2। तो प्लांट के पास कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए जो ये सुनिश्चित करे क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ O2। बस प्लांट में क्या नहीं है, कोई स्पेशल आर्गन नहीं है गैसियस एक्सचेंज के लिए, लेकिन फिर भी प्लांट के पास क्या है, स्टोमेटा तो है ही, और क्या है, लेंटिसेल तो है ही एक्सचेंज करने के लिए। तो ये क्वेश्चन मिल सकता है कि प्लांट में गैसियस एक्सचेंज किससे होगा, तो दो आंसर दीजिएगा, या तो स्टोमेटा और या तो क्या देंगे, लेंटिसेल। कह रहा बहुत सारे कारण हैं जिससे कि प्लांट में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता फिर भी काम चल जाता है। तो पहला कारण यहाँ लिखा हुआ है कि प्लांट में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है फिर भी रेस्पिरेशन का काम चल जाता है, कैसे, तो देखो, ईच प्लांट टेक केयर, अपना ओन गैसियस एक्सचेंज, जिसको जितनी अपनी आवश्यकता है वो स्वयं ही ले लेगा। बहुत कम ही क्या होती है,
गैस ट्रांसपोर्ट होती है। अच्छा, दूसरा कारण देखो, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड, इनकी O2 की डिमांड भी उतनी ज्यादा नहीं है, इस नाते एक्सचेंज करने की बहुत ज्यादा आर्गन की आवश्यकता नहीं है। ओनली केवल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस क्या होते हैं, एक्सचेंज। और वो अपनी व्यवस्था कौन की रखता है, वो फोटोसिंथेसिस के दौरान वो लीफ अपनी व्यवस्था रखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ O2 वहां कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो O2 निकलेगी ना। अब जब O2 निकलेगी तो O2 के कम होने की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। तीसरा कारण है जनरल कहानी है केवल, डिस्टेंस फॉर गैसेस एक्सचेंज क्या लिखा है, मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट। यहाँ किसके द्वारा होगा, डिफ्यूजन के द्वारा। कोई क्वेश्चन यहाँ लिखना नहीं है, कुछ अंडरलाइन करिए, ये काम की बात यहाँ शुरू करिए। वास्तव में इस जगह से रेस्पिरेशन शुरू होता है, ये लाइन अंडरलाइन कर लो पहले, तो ये आप टिक कर लो। C6H12O6 कितने ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, कितने कार्बन डाइऑक्साइड, 6 ऑक्सीजन, तो 6 ही क्या कार्बन डाइऑक्साइड, 6 ही क्या वाटर। बस यहां केवल एक है, याद रखिएगा। एक ग्लूकोज के लिए 6 ऑक्सीजन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर और ढेर सारी क्या निकली, एनर्जी निकली। अगर हम कंप्लीट कंबसन करेंगे किसका, ग्लूकोज का, तो प्रोड्यूस होगा क्या, CO2 एंड वाटर एज ए एंड प्रोडक्ट, और यील्ड करेगा ढेर सारी क्या एनर्जी की हीट के फॉर्म में होगी। इस रिएक्शन दी हुई देख लेते हैं। दिस एनर्जी इज सो यूजफुल टू द सेल, इट शुड नॉट बी एबल टू यूटिलाइज इट सिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल दैट द सेल रिक्वायर। इसका इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ बना लीजिए, सबसे बढ़िया है इसका इस्तेमाल करके ATP बना लीजिए। फिर जहां एनर्जी की आवश्यकता हो वहां ATP तोड़ लीजिए और एनर्जी रिलीज कर लीजिए। स्ट्रेटजी, रणनीति देखो क्या है, रणनीति क्या है कि प्लांट सेल यूज करेंगे टू कैटालाइज किसको, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच ए वे, कुछ इस तरीके से कि जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो कहां ना चली जाए, हीट के फॉर्म में ना चली जाए। तो तरीका क्या है, ऑक्सीडाइज करो ग्लूकोज को एक स्टेप में, नॉट इन वन स्टेप। तो क्या करो, ढेर सारे छोटे छोटे स्टेप कर दो। अब जब ढेर सारे छोटे छोटे स्टेप करेंगे तो हर स्टेप में थोड़ी एनर्जी निकलेगी और हर स्टेप में इस्तेमाल होती रहेगी। सम स्टेप, इससे क्या होता रहेगा, धीरे धीरे आप ATP बनाते रहोगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी क्या होती है, रिलीज। कंबसन ऑफ रिएक्शन, खास बात क्या है, इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ये स्पेशल है। कुछ सेल दुनिया में ऐसी हैं जो जिंदा रह सकते हैं क्या, ऑक्सीजन के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। तो क्या कहोगे इसको, एनाएरोबिक कहोगे। सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट, अंडरलाइन कर लो, फर्स्ट सेल ऑन प्लेनेट लाइव ऑन एटमॉस्फेयर। इसमें क्या था, पहली सेल, अतुल क्या ढूंढ रहे हो, पहली सेल जो जीवित हुई या जो बनी वो किस एनवायरनमेंट में बनी, तो कहोगे उस एनवायरनमेंट में जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी। ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। आज भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो एडाप्ट कर गए किस कंडीशन को, एनाएरोबिक कंडीशन को। इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, ये बताओ कौन होते हैं, फैकल्टेटिव एनाएरोब। फैकल्टेटिव एनाएरोब वो होते हैं जो एरोबिक होते हैं, फैकल्टेटिव एनाएरोब वो होते हैं जो एरोबिक होते हैं, मौका पड़ने पर क्या हो जाएं, एनाएरोबिक हो जाएं, ये हैं। अदर के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ एनाएरोबिक कंडीशन, इधर क्या लिखा है, ऑब्लिगेटरी। ध्यान सुनिए, दो प्रकार के एनाएरोबिक होते हैं, एक होते हैं ऑब्लिगेट एनाएरोबिक, मतलब एनाएरोबिक थे, एनाएरोबिक हैं, एनाएरोबिक रहेंगे, मतलब ऑक्सीजन मिलेगी तो भी वो एरोबिक नहीं होंगे। और दूसरे क्या है, ऑक्सीजन है तो एरोबिक हो गए, वरना क्या है, एनाएरोबिक। तो ऐसे लोगों को क्या कहोगे, फैकल्टेटिव। और जो ओरिजिनल होंगे वो क्या होंगे, ऑब्लिगेट। ये तीन लाइनें यहां लिखी होनी चाहिए थी ग्लाइकोलिसिस हेडिंग में। तो हेडिंग मेन है ग्लाइकोलिसिस और वहीं से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे।
रियल में चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो एक क्वेश्चन ग्लाइकोलिसिस और अगल बगल में जो फर्मेंटेशन दिया है उससे आ सकता है, एक क्वेश्चन क्रेब्स साइकिल से आ सकता है और एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आ सकता है। तो अधिकतम 3 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा हो नहीं सकते हैं। चलिए ग्लाइकोलिसिस में क्वेश्चन याद करेंगे। पहला सवाल यहां से कि टर्म ग्लाइकोलिसिस किस भाषा का है। कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। कहां से आया? ग्रीक। और ग्रीक वर्ड में ग्लाइकोज का मतलब क्या होता है और लिसिस का मतलब क्या होता है? तो वास्तव में स्कीम है किसकी? ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन किसने दिया? गस्टव इम्बिडेन ने दिया, ओटो मेयरहाफ ने दिया, जे पर्नस, और 60 फॉर्म में मिला करके क्या कहा गया? ईएमपी पाथवे। ठीक है, अब इसके बाद ये लाइन पढ़ लेते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक एंजाइमेटिक मशीनरी होती है कि वो पार्शियली ऑक्सीडाइज कर देगा किसको? ग्लूकोज, विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ देने को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। तो ये 3 लाइनें वास्तव में यहां लिखी होनी चाहिए थी। फिर से सुन लेते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक एंजाइमेटिक मशीनरी है, काहे के लिए? कि वो पार्शियली ऑक्सीडाइज करेगा किसको? ग्लूकोज को, विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड को कहते क्या है? ग्लाइकोलिसिस। अब यहां से फिर आ जाओ। अगर कोई एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो केवल यही प्रोसेस है किसमें? रेस्पिरेशन। और अगर एरोबिक है तो? अगर एरोबिक है तो ग्लाइकोलिसिस भी होगा, क्रेब्स साइकिल भी होगा, ईटीएस भी होगा। फिर से पढ़ लेते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सी होती है और एनाएरोबिक में कौन सी होती है? तो भी ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, एरोबिक में ग्लाइकोलिसिस के साथ और होती है। एक रटना है, ग्लाइकोलिसिस बताओ कहां होती है? साइटोप्लाज्म। और किसमें होती है? फिर वही ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज का क्या होता है? याद रखिएगा, एग्जामिनर अगर यहां टोटल कर दे तो गलत हो जाएगा। ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है और बनेंगे क्या? 2 मॉलिक्यूल। किसके? इन प्लांट। अब कह रहे कहां से आओगे? तो ग्लूकोज लाएंगे कहां से? तो कहोगे सुक्रोज से लाएंगे, जो कि क्या है? एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है ग्लूकोज, फिर उसके बाद स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर कर देते हैं, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। कहां से लाओगे? या तो जो स्टोर होगा, स्टोर क्या है? स्टोर कार्बोहाइड्रेट। तो मान लेते हैं कि कोई पौधा है, उसने कहा कि हमको फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए ग्लूकोज चाहिए। कहां से लाएगा? तो उसके बाद 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? तुरंत फोटोसिंथेसिस हो रही हो, सीधे इस्तेमाल करते रहिए, बात ही खत्म। या फिर जहां स्टोर हो वहां से ले आइएगा। और हम लोग, अब हमारे पास फोटोसिंथेसिस का तो ऑप्शन है नहीं, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि ग्लूकोज खाओगे या सुक्रोज खाओगे, डाइजेशन करोगे, तब हमको ग्लूकोज मिलेगा। अगर सुक्रोज है तो पहले इसको कन्वर्ट करो किसमें? ग्लूकोज में। और किसमें कन्वर्ट करो? फ्रक्टोज में। एंजाइम कीजिएगा कौन सा? एंजाइम इन्वर्टेज। और हमको क्या मिल जाएंगे? 2 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल, और जो इंटर कर जाएंगे किसमें? ग्लाइकोलिटिक पाथवे। अब ध्यान सुनिएगा, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में या तो आप ग्लूकोज से शुरू कर दीजिए, अगर ग्लूकोज नहीं है तो फ्रक्टोज से भी शुरू हो सकता है। बस फर्क ये होगा कि अगर फ्रक्टोज से शुरू करोगे तो 1 स्टेप कम हो जाएगा। ग्लूकोज से 10 स्टेप हैं तो फ्रक्टोज से 9 स्टेप, ये वाला गायब हो जाएगा। जो ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट, यहां जो आइसोमराइजेशन कर रहे हो, किसके द्वारा? आइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा। ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा। यहां क्या लिखोगे? तो फ्रक्टोज से सीधे ये नहीं बनाओगे। तो देखो फ्रक्टोज से सीधे क्या बना लोगे? फ्रक्टोज 6 फास्फेट।
तो ये स्टेप एक घट नहीं जाएगा। तो अगर ग्लूकोज से शुरू करोगे तो 10 स्टेप, और अगर फ्रक्टोज से शुरू करोगे तो 9 स्टेप। तो कौन सा एक कम हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट वाला स्टेप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहां जितना कुछ लिखा है आप लिखा वाला याद करके क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, लैंग्वेज याद करके आपका काम चलेगा नहीं। यहां आपको ये याद होनी चाहिए, सीक्वेंस इसका जो लिखा है वो याद होना चाहिए। अच्छा, संयोग से और देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप 9 दिए हैं, और होने कितने चाहिए? 10 स्टेप। तो एक स्टेप यहां खा गए हैं इस जगह। इनऑर्गेनिक फास्फेट वाला एक स्टेप होता है, वो स्टेप नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, जितना लिखा उतना तो याद रखो कम से कम। तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, जैसे एग्जामिनर ऐसे कहेगा, जरा बताओ कौन सी ऐसी जगह है जहां वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो चूंकि अभी तो सामने लिखा है ना, तो बहुत आसान लग रहा है। आप कहोगे 2 फास्फोग्लिसरेट से फास्फोइनाल पायरुवेट, या फास्फोग्लिसरिक एसिड से फास्फोइनाल पायरुविक एसिड। तो ये अभी बहुत आसान लग रहा है क्योंकि सामने खुला हुआ है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तब आप फिर रटना शुरू करोगे ऊपर से कि पता नहीं कहां वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था। तो यहां देखिए फिक्स सवाल हैं। फिक्स सवाल जानते हो कौन कौन से? पहला सवाल ये बताओ कौन कौन सी जगह है जहां एटीपी लगता है, कंज्यूम होता है। तो ये देखो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट। 2 क्वेश्चन हो गए। एक बात, कौन सी जगह है जहां NADH2 निकलता है? तो कहोगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। वास्तव में यही एक स्टेप कम है। देखो कैसे कम है। यहां लिखा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और यहां लिखा है 1,3 बाई फास्फेट। एक फास्फेट कहां से आ गया? एक फास्फेट कहीं से तो आया है ना। तो हुआ कि यहाँ एक स्टेप कम लिखा हुआ है, उसी में इनऑर्गेनिक फास्फेट लगता है, तभी एक फास्फेट बढ़ा, तभी क्या हुआ है? बाई फास्फेट। फिर भी दिमाग में रखिएगा कि NADH2 कहां बना? तो कहोगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड से बना। आप सोचो, अगर आप एल्डिहाइड से एसिड बना रहे हो तो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? मैं सिर्फ आपको यह तरीका समझाना चाह रहा हूं कि आप बगैर कंफ्यूजन क्वेश्चन सही कैसे करोगे, क्योंकि लिख ये पक्का याद रहेगा नहीं, हम जान रहे हैं। क्वेश्चन तो आपका सही हो जाए तो देखो कैसे सही होगा। ये बताओ, एल्डिहाइड से एसिड बनाए हो तो ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो अगर ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ है तो कोई रिड्यूस भी हुआ होगा। तो देखो कौन रिड्यूस हुआ है? NAD क्या हो गया है? NADH2। ये रिडक्शन है कि नहीं? रिडक्शन है। NAD प्लस NADH2 में कन्वर्ट हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है। तो अगर हम एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन है, तो बगल में ही क्या हुआ होगा? रिडक्शन। बस ये दिमाग लगा लोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कहां NADH2 निकलता है, तो ढूंढना जहां एल्डिहाइड से क्या बना होगा? एसिड बना होगा। बस आपका काम बन जाएगा। लिखा कुछ भी हो, एल्डिहाइड से एसिड मिलेगा, आप समझ जाइएगा क्या है। क्लियर? हाँ, और देखो दूसरा सवाल है एटीपी कहां बनता है? तो देखो एटीपी का भी बड़ा आसान जुगाड़ है। यहां देखो क्या लिखा है ना, और यहाँ 3 फास्फेट, मतलब एक ही फास्फेट है। तो यहाँ 2 फास्फेट है, यहाँ 1 फास्फेट है। एक गया कहां? एक एटीपी बनाने में गया। तो जहां जहां फास्फेट घटेगा वहां वहां एटीपी बनेगा। आंसर तो निकाल ही ले जाओगे, भले ही लिख नहीं पाओगे। यहां देख लो, यहां देखो लिखा है फास्फोइनाल पायरुवेट। तो फास्फेट यहां है ना, और यहां देखो पायरुवेट लिखा है, तो फास्फेट कहीं गया ना, फास्फोट गया तो क्या बना? एटीपी। तो बड़ा आसानी से याद करिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कौन सी ऐसी जगह है जहां एटीपी लगा और कौन सी ऐसी जगह जहां एटीपी बना। तो आंसर ऐसे निकालेंगे, अगर फास्फेट बढ़ा है तो एटीपी लगा है, और फास्फेट घटा है तो एटीपी मिला है। बस इतना दिमाग लगाइएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। और अगर एल्डिहाइड से एसिड बना है तो क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो बगल में क्या हुआ होगा? रिडक्शन हुआ। बस इतना ही क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, आप आराम से बताएं
कितनी जगह एटीपी लगा? 2 जगह। कितने जगह एटीपी निकला? 2 जगह। तो कुल कितने एटीपी मिले? बताओ, सिलेबस खत्म हो गया, रिवीजन हम करा रहे हैं और तब कोई 4 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, कोई 8 बता रहा है। आराम से क्वेश्चन सुने। हाउ मेनी एटीपी सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलिसिस? कितनी सिंथेसिस हुए? 4। तो देखो, चूंकि इस जगह से डबल रिएक्शन चलेगी तो एक रिएक्शन में 2 एटीपी, तो बगल वाली रिएक्शन में भी 2। कितने एटीपी बने? 4। और कितने एटीपी मिले? 2। तो 2 कहां गए? खर्चा भी तो हो गए। 4 बने, 2 खर्चा हुआ, तो नेट गेन। तो साफ साफ क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटीपी सिंथेसाइज? 4। हाउ मेनी नेट गेन ऑफ एटीपी? 2। बस 2 ही। हाउ मेनी एटीपी कंज्यूम? हाउ मेनी एटीपी सिंथेसाइज? और हाउ मेनी एटीपी नेट गेन? 8 कभी मत लगाइएगा, 8 के चक्कर में ना रहिएगा, पक्का गलते हो जाएगा। 8 जानते हो कब आता है? जब कहता है कि ग्लाइकोलिसिस से निकलने वाले NADH2 का ETS में इस्तेमाल कर लिया जाए तो कितनी एटीपी मिलेंगी? तो इसकी भी 6 एटीपी हो जाएंगी, है ना? हाँ, कितने NADH2 बने? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड में कितने NADH2 बने? 2 बने। याद रखिएगा। कितने कंज्यूम हुए? एको नहीं कंज्यूम हुए। अब पढ़ लेते हैं जो लिखा है। पहली लाइन टिक करो। चाहे ग्लूकोज हो, चाहे इसको क्या करिए, फास्फोराइलेट कर दीजिए। और ग्लूकोज होगा तो क्या बनाओगे? ग्लूकोज 6 फास्फेट। अगर फ्रक्टोज होगा तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट। एंजाइम बताओ बस, कौन सा एंजाइम? हेक्सोकाइनेज। फास्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को क्या करोगे? आइसोमेराइज। और क्या बना लोगे? फ्रक्टोज 6 फास्फेट। उसके बाद के स्टेप यहां दिए हुए हैं। कह रहा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्टेप क्या होंगे? तो बताओ किसके बाद सेम होंगे? फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन जाने के बाद सेम होंगे। वेरियस स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस। इन ग्लाइकोलिसिस कितनी चेन है? 10 रिएक्शन अंडर कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम। और हमें मिलेगा क्या? पायरुविक एसिड। कहां से? ग्लूकोज। कह रहे जब स्टडी करते हैं, कह रहे जब आप स्टेप की स्टडी करोगे तो नोट कर लेना। एग्जामिनर ही कह रहा नोट कर लेना। क्या? कौन से स्टेप है जहां यूटिलाइजेशन है और कौन से स्टेप है जहां सिंथेसिस है? एटीपी का भी और NADH2 का। तो बताओ, एटीपी यूटिलाइज हुए किस स्टेप पर? 2 स्टेप पर। कौन से? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6। फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट टूट जाएगा किसमें? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट एंड 3 फास्फोग्लिसरल डिहाइड। ठीक है। उसके बाद कह रहा कि एक ही स्टेप है जहां क्या बना? NADH+ बना। कहां से? NAD। कब? जब 3 फास्फोग्लिसरल डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर दिए? 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो 2 H+ जुड़े हैं, तो अगर 2 तो रिडॉक्स इक्विवेलेंट रिमूव हो जाएंगे। किस फॉर्म में? हाइड्रोजन के फॉर्म में। कहां से? PgAl एल्डिहाइड से। और किसको मिल जाएंगे? NAD को मिल जाएंगे, तभी तो रिड्यूस हो जाएगा। ये एक ऑक्सीडाइज होगा। ये देखो लैंग्वेज में लिखा है इनऑर्गेनिक फास्फेट और कन्वर्ट होगा क्या? बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। और कन्वर्जन ऑफ बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड से किसमें? द कन्वर्जन ऑफ बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, एनर्जी ट्रैप होगी, क्या बनेगा? एटीपी। एक एटीपी और निकलेगी जब पीपी को क्या बनाओगे? कह रहा कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लिया। हाउ मेनी एटीपी डायरेक्टली सिंथेसाइज? 4। और नेट गेन 2। पायरुविक एसिड क्या है? कि प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। कह रहा ये बताओ इसका मेटा से क्या है? इसका करोगे क्या? ये कहां जाएगा?
तो कह रहा इसका डिपेंड करेगा सेल की आवश्यकता क्या है। हो सकता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर ले, हो सकता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर ले, और हो सकता है एरोबिक रेस्पिरेशन करके स्टाइल को एंजाइम ए बना ले, तो कुछ भी कर सकते हैं। कह रहा 3 मेन रास्ते हैं जिसमें हम हैंडल कर सकते हैं किसको, पायरुविक एसिड को। पहला तरीका बेटा कौन सा है, या तो ये कर लो, बोलोगे नहीं कौन सा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा कौन सा तरीका है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और तीसरा कौन सा तरीका है, एरोबिक रेस्पिरेशन। बस कह रहा है फर्मेंटेशन अगर करोगे, चाहे वो अल्कोहलिक वाला हो चाहे लैक्टिक वाला हो, तो कहां करना पड़ेगा, एनाएरोबिक कंडीशन में करना पड़ेगा। और कहां करोगे, प्रोकैरियोट या कभी कभार यूनिसेलुलर यूकैरियोट जैसे ईस्ट में होगा। लेकिन अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है CO2 और वाटर में, तो हमको क्या चलाना पड़ेगा, और कहेंगे क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमको क्या लगेगा, पहले फर्मेंटेशन पढ़ाएंगे एग्जामिनर। फर्मेंटेशन में जितना लिखा है सब इंपॉर्टेंट, जितना लिखा है सब इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा अगर हम फर्मेंटेशन की बात करें, जैसा कि किसमें होता है, तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, और किस कंडीशन में, एनाएरोबिक कंडीशन बाय सेट ऑफ रिएक्शन, जहां पायरुविक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर दोगे और किसमें कन्वर्ट कर दोगे। मतलब कौन सा फर्मेंटेशन है ये, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। एंजाइम बताओ कौन सा लगेगा, पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, और दूसरा कौन सा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। इधर देखो जरा बेटा, यहां देखो पायरुविक एसिड तक तो सही है, ध्यान से देखिएगा बेटा, एनसीईआरटी बहुत सोच समझ के लिखी गई है। यहां से यहां तक केवल एक एरो बना है, जबकि यहां से यहां तक 2 छोटे छोटे एरो बने हैं। क्यों, बड़ा एरो बन नहीं पा रहा था। ध्यान से सुनिएगा, पायरुविक एसिड और इथेनॉल तक आने में बीच में एक प्रोडक्ट और बनता है, एस्टल्डिहाइड। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने का एंजाइम बताओ बस। पहले डी कार्बोक्सिलेज लगेगा और उसके बाद अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज लगेगा। 2 एंजाइम लगे हैं, पहले कौन सा लगेगा, डी कार्बोक्सिलेज, फिर कौन सा लगेगा, और बीच में क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड। ये इसी नाते एनसीईआरटी यहां 2 छोटे छोटे एरो बता रही है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कह रहे हैं हम क्या बना देंगे, लैक्टिक एसिड। कहां से बना देंगे, फिगर देख लो तो देख ही लिया है। ये स्पेशल कहानी है, एनिमल सेल में जैसे मसल में अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो ऑक्सीजन थोड़ी कम हो जाएगी, किसके लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। तो ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, लैक्टिक एसिड बाय एंजाइम, कौन सा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, NADH। ये वही है जो कहां बना था, ग्लाइकोलिसिस में बना था। चाहे आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करो और चाहे आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करो, यहां देखो NADH2 से क्या बन रहा है, ये बताओ, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, ये स्वयं क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है, ये रिडक्शन है। चाहे लैक्टिक एसिड की बात करो चाहे अल्कोहल की बात करो, कह रहा बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं निकलेगी। कितनी निकलेगी तो आया हुआ सवाल है, लेस देन 7% में आ चुका है। और इसमें से जितनी एनर्जी निकलेगी उसको ट्रैप नहीं कर सकते कि हम क्या बना सकें, एटीपी। तो कोई एटीपी बनेगी, कहोगे नहीं बनेगी। द प्रोसेस आर हैजार्डियस, ये नुकसान करेगी, चाहे एसिड बने चाहे क्या बने, अल्कोहल। कह रहा नेट एटीपी बताओ, तो नेट एटीपी सिंथेसिस अभी भी 2 ही रहेगी। वो जो ग्लाइकोलिसिस वाली 2 हैं वही वाली 2 हैं,
जो ग्लाइकोलिसिस में 2 4 बन के 2 खर्चा होकर के पायरुविक एसिड तक 2 तो आपके हाथ में थी ना, वही अभी भी 2 ही है। हाउ मेनी एटीपी आर सिंथेसाइज, कोई मतलब नहीं, सब घटा वटा के आंसर क्या देना, 2 दे देना। कह रहा है कि जैसे जैसे अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनता जाएगा ईस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, हो सकता मर जाएं। कंसंट्रेशन कितनी पहुंच जाएगी, एबव द 13%। तो अगर आप बताओ मैक्सिमम कितना बनाएंगे, तो 13 ज्यादा बनाएंगे। इन्होंने कसम खा की चाहे मर जाएं, लेकिन अल्कोहल क्या करेंगे, ज्यादा बनाएंगे। तो व्हाट वुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज नेचुरली फर्मेंटेड, आंसर दे दीजिएगा एबव 13%। 13% से ज्यादा बना डालेंगे, भले ही क्या हो जाए, मर जाए। अल्कोहल के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेज ऑफ अल्कोहल मार्केट में जो बिकते हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती, क्यों, तो वहां डिस्टिलेशन करते हैं, उसकी तो बात ही अलग है। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म कैरी आउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कैसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे और कैसे पूरी एनर्जी निकालोगे और कैसे ढेर सारे एटीपी बनाओगे, कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो कह रहा है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में स्टेप्स होते हैं, कहां होंगे, तो कांड्रिया में। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो लीड टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो रिलीज क्या करेंगे, CO2 और क्या, वाटर और क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी उसको क्या करोगे, उसको एटीपी बना लेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहा है यदि एरोबिक रेस्पिरेशन करना चाहते हो विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस मतलब है क्या, पायरुविक एसिड या पायरुवेट। अच्छा, ये पायरुविक एसिड कहीं लिखा रहता है, कभी पायरुवेट लिखा रहता है, इसका क्या मतलब है, तो ये आयन है। पायरुवेट क्या है, आयन है। इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे कहां से, साइटोप्लाज्म से, और कहां ले जाएंगे, तो स्टेप देखो, पहले तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे पायरुवेट का और रिमूव कर देंगे जितने भी हाइड्रोजन एटम थे, और हमको बनाना कितने मॉलिक्यूल, 3 CO2। क्यों भाई, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं तो 3 ही CO2 तो बनेंगे। और दूसरा, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहां से, एज ए पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, उनको कहां भेजोगे, ऑक्सीजन, और साथ में क्या बना लोगे। जरा बताओ, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमको करना क्या है, सिर्फ 2 काम। पायरुविक एसिड को पूरा तोड़ डालना है, सारे कार्बन निकाल लेने हैं, सारे हाइड्रोजन निकाल लेने हैं, सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं। कार्बन से CO2 बना देना है, इलेक्ट्रॉन को दे देना ऑक्सीजन को, और बाद में क्या बनवा लेना है, एटीपी बनवा लेना है। What is interesting to note that first process takes place in, फर्स्ट प्रोसेस का मतलब ग्लाइकोलिसिस नहीं, पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन करके सारे CO2 निकालने की बात हो रही है। कहां करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। और सेकेंड का मतलब एटीपी बनाना, तो सेकेंड प्रोसेस कहां करोगे, मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बड़ा सावधानी से लिखा है। पायरुवेट जो बना किससे है, ग्लाइकोलिसिस से। कहां बना था, साइटोप्लाज्म। कहां पहुंचा, माइटोकॉन्ड्रिया। अंडरलाइन करो, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ध्यान सुनिए, किसी भी मॉलिक्यूल से CO2 निकाल लिया जाए उसको क्या कहोगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो CO2 निकाल लिया जाए बाई सेट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज बाई, नाम न भूलिएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अभी पीछे कौन सा पढ़ के आए थे, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज पढ़ के आए थे, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज पढ़ के आए थे। भी क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। रिएक्शन कैटलाइज बाई पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज रिक्वायर पार्टिसिपेशन ऑफ कोएंजाइम। ध्यान से सुनो, बायोमॉलिक्यूल में बताया गया था कि बहुत सारे एंजाइम हैं जो कहते हैं हमको कोएंजाइम चाहिए। वो पूछेगा बताओ किस एंजाइम को कोएंजाइम चाहिए, तो आंसर क्या दीजिएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा कोएंजाइम चाहिए,
NAD प्लस और क्या चाहिए, कोएंजाइम है। अब इधर देखो, एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड ले लीजिए, एक कोएंजाइम ए ले लीजिए, एक NAD ले लीजिए, एक ही एंजाइम ले लीजिए, एक मैग्नीशियम आयन ले लीजिए, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, एक ही क्या बना, पक्का। ध्यान सुनिएगा, ये पूरी रिएक्शन अभी नहीं हुई है। इधर देखो, इसके पास कुल कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन में से एक कार्बन यहां निकाल लेंगे, तो यहां कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन। एक ही निकला CO2 और एक ही क्या बना, NADH। बस इधर की तरफ जरा बढ़ाओ, अगर हम एक ग्लूकोज ले ले तो ये सारी संख्या आप क्या कर दोगे, डबल। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। तो ये तो दिमाग लगा ही लोगे कि कितना बनेगा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिया जाए, तब तक कितने कोएंजाइम ए लगेंगे, 2 ही कोएंजाइम ए लगेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल NADPH प्रोड्यूस। ये 2 क्यों लिखा बताओ, ये 2 क्यों लिखा है, क्योंकि कह रहा है कि 2 मॉलिक्यूल आप पायरुविक एसिड यूज किया है, और कहां से, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा साइक्लिक पाथवे, जिसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, जिसको सामान्यतः क्या कहते हैं, क्रेब साइकिल, या इसका पूरा नाम, साइंटिस्ट कौन से हैं, हैंस क्रेब। चलिए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जो लिखा है, लिखा तो बाद में पढ़ लेंगे, पहले जरा यहां देख लो। वैसे तो क्रेब साइकिल वास्तव में पूरी लिखी होनी चाहिए थी, कंप्लीट, लिखी नहीं है, इस नाते यहाँ चीजें आपको थोड़ी बहुत रटनी पड़ेंगी। अगर कंप्लीट लिखा होता तो बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्योंकि देखो यहाँ सब डाट डाट बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप क्या कर गए हैं, छोड़ दिए हैं। तो स्टेप सारे लिखे होने चाहिए। तो हमने आपको पढ़ाने के दौरान जो कंप्लीट साइकिल लिखाई है, आप वो याद करिएगा, वो ज्यादा जरूरी है, उसी से आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। फिर भी यहाँ देख लेते हैं जरा। देखो, एक पायरुविक एसिड लिया, एक को एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, एक क्या निकल गया, CO2, एक ही क्या बन गया, NADH2 बन गया। इसमें अब 2 कार्बन बचे हैं। इधर देखो, ये 4 कार्बन का ऑक्सैलोएस्टिक एसिड है, ये 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम है, तो ये क्या बनेगा, 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनेगा। उसके बाद डी कार्बोक्स CO2 निकालना, डी कार्बोक्सिलेशन है, और NADH2 बनाना, डिहाइड्रोजिनेशन है। हाइड्रोजन निकाल के इसको दिया गया है, तभी तो। फिर बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। चूंकि एक CO2 निकल गया है, एक CO2 निकल गया है, तो CO2 5 नहीं बचेंगे। फिर देखो, एक CO2 निकला तो आगे 4 बचेंगे, NADH2 हुआ, और GDP से GTP बन गया। तो यहाँ देखो, डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन भी हुआ। उसके बाद देखो 4 कार्बन बचे, फिर क्या हुआ, FAD से FADH2 बन गया क्या, मैलिक एसिड। क्योंकि CO2 तो निकला नहीं है, तो अभी भी 4 कार्बन है, और फिर NAD से फिर NADH2 बना, अभी भी 4 कार्बन है। तो यहाँ एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि कौन कौन 4 कार्बन वाले हैं, कौन कौन 5 कार्बन वाले हैं, और कौन कौन 6 कार्बन वाले हैं। इधर तो पूछ ही सकता है। तो ये क्या है, इसके ऊपर वाले और इधर वाले सब भाई, ये भी 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन, ये भी क्या है, 4 कार्बन। तो कार्बन का मॉलिक्यूल आपसे पूछ सकता है। और एक भी पूछेगा कि कितनी बार CO2 निकलेगी, 2 बार, और कितनी बार NADH2 बनेगा, और कितनी बार FADH2 बनेगा, 1 बार, और कितनी बार GTP बनेगा। तो जब GT बनेगा तो ATP भी तो बनेगा, तो कितनी बार ATP बनेगा, 1 बार। बस यही फिक्स क्वेश्चन है। अब वो स्टेप भी पूछेगा कि कब CO2 बनेगा, कब CO2 निकलेगा, कब कब NADH2 बनेगा। तो कि सारे स्टेप यहाँ दिए नहीं है, तो यहीं आप फंस जाओगे। तो यहाँ फिर आपको यहाँ देखना पड़ेगा।
पहला सवाल, टीसीए साइकिल शुरू होती है तो कहोगे एसिटाइल ग्रुप विद क्या, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड एंड क्या, वाटर टू यील्ड क्या। तो बताओ पहले स्टेप में क्या क्या लगा। कंडेंसेशन हुआ एसिटाइल ग्रुप का, किससे, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड और किससे, तो वाटर लगा ना, बना क्या, सिट्रिक एसिड। यही सवाल पूछ लेगा कौन से स्टेप में वाटर लगा, पहले ही स्टेप में लग गया। रिएक्शन कैटलाइज बाय एंजाइम, कौन सा, सिट्रेट सिंथेज। एक मॉलिक्यूल को एंजाइम में क्या हो गया, रिलीज। सिट्रेट को आइसोमराइज कर दिए, क्या बना दिए। अगर इसके बाद दो लगातार, दो सक्सेसिव क्या किए, डी कार्बोक्सिलेशन। तो पहला डी कार्बोक्सिलेशन करो तो 5 कार्बन बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और दूसरा डी कार्बोक्सिलेशन करोगे तो 4 कार्बन का सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। यहां तो लिखा नहीं है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यही समस्या है। तो अगर साइकिल पूरी नहीं याद होगी तो आप रटोगे केवल। कह रहा बाकी के जो स्टेप हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को ऑक्सीडाइज करो और अंततः क्या बना लो, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बना लो, जिस साइकिल चलती रहे। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहां यहां लिखा हुआ है, क्या बनेगा, जीटीपी बनेगा। और ये क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है। इसी के दौरान जीटीपी कन्वर्ट हो जाएगा जीडीपी में, तो एटीपी भी तो बन जाएगा। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन बताओ कौन से स्टेप में हुआ, ये स्टेप है। एडीपी क्या, हाँ 3 जगह है जहां NAD प्लस को कन्वर्ट करोगे किसमें, NADH2, और एक ही जगह है जहां क्या बनेगा, FADH2। तो जगह नहीं बताना पड़ेगा, एनसीईआरटी में तो लिखे नहीं कहीं कुछ, और न यहां से आप पकड़ पाओगे। तो जो पूरी साइकिल बताई है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर कंटिन्यू साइकिल चलाना चाहते हो, हमको कंटिन्यू बनाना पड़ेगा क्या, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, जो कि क्या है, फर्स्ट मेंबर। और हमको कंटिन्यू क्या चाहिए, किसी भी क्रेब्स साइकिल में खर्चा क्या हो रहा है, और क्या खर्चा हो रहा है, और बन क्या रहे, ये तो बन रहे ना। तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे पास ये भी तो मिलते रहे। तो हमको रीजनरेट करना पड़ेगा NAD को किससे, NADH से, और FAD को किससे, FADH2 से। अगर क्रेब साइकिल लगातार चलाना चाहते हो तो आपको 2 काम तो आने ही चाहिए। पहला, OAA लगातार बनाना आपको आना चाहिए, और दूसरा, ना FAD की कमी होने पावे ना NAD की कमी होने पावे। अब पूरी रिएक्शन देख लो क्या है। तो भैया पूरी रिएक्शन पायरुविक एसिड से शुरू कर दिया है, पूरा पायरुविक एसिड शुरू किया है, मतलब लिंक रिएक्शन भी शामिल है। तो टोटल कितने NAD, 4 NAD, टोटल 1 FAD, 2 वाटर लगेंगे, ठीक है। कितने CO2, 3 CO2, 4 NADH2, 4 H+, 1 FADH2। अगर हम इसको डबल कर दें तो सब क्या कर देना, डबल कर देना। कह रहा टिल नाउ ग्लूकोज पूरी तरीके से टूट चुका है, सारी CO2 निकल चुके हैं, 8 मॉलिक्यूल किसके बन चुके हैं, और 2 मॉलिक्यूल किसके बन चुके हैं। 8 क्यों लिखा बेटा, भाई 1 मॉलिक्यूल से 4 बने हैं ना, 2 होंगे तो। कह रहा बताओ सब कुछ हो चुका है, सारे CO2 निकल चुके हैं, 8 NADH2 मिल चुके हैं, 2 FADH2 मिल चुके हैं, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ ATP अभी तक कितने मिले हैं, तो आपको आश्चर्य नहीं लग रहा। कह रहा सारा काम तो हो चुका है ATP, लेकिन अभी कम है, इसका मतलब। और कह रहा अभी तक ऑक्सीजन का तो कोई रोल नहीं आया, तो कुछ ना कुछ तो बाकी है। तो क्या बाकी है, कह रहा यही तो पता करना है कि क्या रोल है NAD और FADH2 का, और क्या रोल है किसका, ऑक्सीजन का। वो रोल कहां समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर वही कहानी है, रट नहीं सकते हो, असंभव है कि आप रट लो। चीजें बिल्कुल साफ है जो यहां दिख रही हैं। वो जो क्या दिखा देखो, देखिए हो ये रहा है,
ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 2। एक नंबर पर NaDH2 को ऑक्सीडाइज किया गया है NAD, और 2 नंबर पर FADH2 को ऑक्सीडाइज करके FAD बनाया गया है। ठीक है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ध्यान से देखिएगा, एक नंबर का 2 नंबर का, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, देखो कहां गया। एक नंबर वाला इलेक्ट्रॉन भी 3 तक आया और 2 वाला इलेक्ट्रॉन भी तो कहां आया 3। अच्छा, 3 से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? 3 से इलेक्ट्रॉन आ गया कितने नंबर कॉम्प्लेक्स पर? 4 नंबर। ठीक है, नहीं आया। और 4 नंबर पर किसको मिल गया? ऑक्सीजन को मिल गया। तो बिल्कुल फ्लो दिमाग में होना चाहिए क्या? एक नंबर कॉम्प्लेक्स से 3, 2 नंबर कॉम्प्लेक्स से 3, 3 से 4, और 4 पे किसको मिला? ऑक्सीजन। ये तो सबसे छोटी साइकिल हमने समझा दी है। अब थोड़ा बड़ी कर लेते हैं। बड़ी देखो, NAD से कहा गया FMN, फिर आयरन सल्फर UQ, UQH2, फिर देखो FAD, आयरन सल्फर UQ और UQH2, दोनों UQH2 के पास है। यहां से किसको मिला? साइटोक्रोम B, फिर किसको मिला? आयरन सल्फर, फिर किसको मिला? साइटोक्रोम C1, उससे कहा गया? साइटोक्रोम C। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ये चल के यहां आया, किसके पास? 4 नंबर। किसको दिया? कॉपर A, फिर साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3, फिर कॉपर B, तब किसको मिला? ऑक्सीजन। या तो पूरी चेन पूछ लेगा या तो छोटी चेन। पूरी चेन क्या है? NAD से FMN, फिर आयरन सल्फर UQ, UQH2, रुक जाओ, फिर FAD, आयरन सल्फर UQ और UQH2, रुक जाओ। UQH2 ने जब तोड़ा है तो क्या किया? इलेक्ट्रॉन किसको दिया? साइटोक्रोम B को दिया। B ने किसको दिया? C1 को दिया। C1 ने किसको दिया? हाँ, बीच में आयरन सल्फर है। B ने किसको दिया? आयरन सल्फर। आयरन सल्फर ने C1 को दिया। C1 ने C को दिया। C कहां गया? C कहां गया? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पर, और 4 पर किसको दिया? कॉपर A को दिया, फिर साइटोक्रोम A को दिया, फिर A3 को दिया, फिर कॉपर B को दिया, और फिर किसको मिला? ऑक्सीजन। ये पूरी चेन आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप पढ़ते हैं, आप समझ में आ जाएगा। फॉलोइंग स्टेप इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, इसका पर्पज है रिलीज करो और इस्तेमाल करो उस एनर्जी को जो स्टोर है कहां और कहां? FADH2। ये कब होगी? इन सब को ऑक्सीडाइज करो, किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन किसको दे दो? जिससे फाइनली क्या बन जाए? वाटर। मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पास करेगा एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर, इसको कहते क्या हो? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये प्रेजेंट कहां है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? NADH से। अच्छा, एक चीज और देख लो जरा, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो ये प्रोटॉन का है कूद कूद के इधर आ रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा था, जब इलेक्ट्रॉन को मेम्ब्रेन पर ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा था, तो जो एनर्जी निकलती है उसी की मदद से प्रोटॉन यहां पंप किए जा रहे हैं। तो जब प्रोटॉन पंप करोगे तो यहां प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? हाई, और यहां प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? लो। तो क्या बन जाएगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो दो काम कर लिए, एक पंथ दो काज। इलेक्ट्रॉन को तो ऑक्सीजन तक पहुंचा ही दिए, एक और काम कर लिए। क्या? कहां से? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोटॉन उठा करके कहां पंप कर दिए? इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। अब कितने पंप किए गए? तो एक NADH2 तोड़ो, एक FADH2 तोड़ो, तो कितने प्रोटॉन इधर ला पाओगे? 10 ला पाओगे। तभी तो 4 यहां दिए, 4 यहां दिए, 2 यहां दिया। ये सारे प्रोटॉन जब वापस जाएंगे तब क्या बनेगा? ATP बनेगा।
प्रोड्यूस कहाँ, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बना था, सिट्रिक एसिड साइकिल में बना था, इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना लो, कहाँ ऑक्सीडाइज करो, तो कहोगे NADH डिहाइड्रोजिनेज। बेटा याद रखना सारे कॉम्प्लेक्स, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम, दूसरे का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तीसरे का नाम साइटोक्रोम B7 है, चौथे का नाम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, देखो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। और पांचवा तो ATP सिंथेज है, कोई दिक्कत ही नहीं। पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का साइटोक्रोम B7, चौथे का साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, पांचवे का ATP। तो बताओ NAD को कहां तोड़ोगे, NADH डिहाइड्रोजिनेज पर तोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन को किसको दे दोगे, यूबिक्विनोल क्यूनोन, जो लोकेटेड कहां है, इनर मेम्ब्रेन पर। यूबिक्विनोन रिसीव कर लेगा रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट कहां से, FADH2 से। ये जनरेट हुआ है कहां, तो कहोगे सेकेंड कॉम्प्लेक्स पर, जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनाया गया था। रिड्यूस यूबिक्विनोन, जो जिसका नाम यूबिक्विनोल है, ये ऑक्सीडाइज होगा, ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को, किसको देगा, अब देखो ऐसे लिखा है, ये देगा किसको, C को, किसके थ्रू, तो C को देने का मतलब है B7 के थ्रू दो, C को देगा किसके थ्रू, B7। साइटोक्रोम C क्या है, बहुत बढ़िया है, स्मॉल प्रोटीन अटैच ऑन आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। एक और, यही क्या है, ट्रांसफर करेगा कहां से, 3 से 4। अच्छा कॉम्प्लेक्स 4 बताओ कैसा है, इसको साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहते हैं। इसमें क्या क्या है, A है, A3 है और कॉपर सेंटर। अच्छा साइटोक्रोम का जरा बताओ, B7 C A और A3 यही है। अगर सिर्फ साइटोक्रोम का पूछेगा तो साइटोक्रोम B है, फिर C1 है, फिर C है, फिर A है, फिर A3 है। जब इलेक्ट्रॉन पास करेगा एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर 1 से 4, इसको क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसके साथ क्या बन जाएगी, ATP, और बनेगी कहां, कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 जरा देखो बेटा, यहां है H प्लस बहुत ज्यादा और यहां है H प्लस कम, तो क्या होगा, ये H प्लस ऐसे मूव करेगा। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा, इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेज होगा, तभी ATP क्या करेगा, बन जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP विद हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक। कितने ATP बनेंगे बताओ, तो कह रहा डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डोनर पर। जैसे अगर ऑक्सीडेशन करो NADH का तो कितने बनाओगे, 3 ATP, और अगर FADH2 का करोगे तो 2 ATP। एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली टेक्स प्लेस ओनली कब, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोल ऑफ ऑक्सीजन बताओ, तो टिक कर लो बेटा, लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज। क्या, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, ये डराइव करता है होल प्रोसेस। कैसे, रिमूव हाइड्रोजन, सिस्टम से हाइड्रोजन रिमूव करता रहता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन जब जब होता रहेगा हाइड्रोजन बनते रहेंगे ना, तो सिस्टम से हाइड्रोजन को रिमूव करता रहेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। करा जैसा कि फोटोफॉस्फोराइलेशन में हो रहा था, जहां किसका इस्तेमाल किए थे, लाइट एनर्जी का। क्यों किए थे, प्रोटॉन ग्रेडियंट। यहां भी तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना पड़ा होगा, भाई एनर्जी कहां से लाए होगे। इसी नाते इस वाले का नाम क्या पड़ गया, ATP बनाने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, और प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए एनर्जी लगेगी। एनर्जी कहां से लाओगे, 2 ऑप्शन, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करो तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इस्तेमाल करो तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। यू हैव कह रहा पहले से ही आप पढ़ चुके हो कि ATP कैसे बनती है, जिसका इस्तेमाल केमो हाइपोथेसिस में करते हैं। कह रहा लाओ एक बार फिर से पढ़ लिया जाए, तो पढ़ लो भैया फिर से।
डायग्राम देखो, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहां है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस और यहां है मैट्रिक्स। एच इधर से इधर जाएगा। एटीपी सिंथेज एंजाइम कौन सा कॉम्प्लेक्स है? पांचवा। कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ कितने पार्ट? दो। पहला कौन सा? F1 और F0। इसमें जो F1 है इसको क्या कहते हो? हेड पीस। ये है क्या? पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और यही वो जगह है जहां क्या बनता है। लेकिन F0 क्या है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो क्या बनाएगा? चैनल। आराम से बताओ, एटीपी कौन बनाएगा, चैनल कौन बनाएगा? F1 एटीपी बनाएगा, F0 उसका नाम नाट ही नाट है, नाट का मतलब एटीपी नहीं बनाएगा, तो एटीपी नहीं बनाएगा तो कोई दूसरा बनाएगा, एक याद रखो, ठीक है। पैसेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू चैनल इज कपल टू द कैटालिटिक साइट ऑफ F1 कंपोनेंट, और जिससे बनेगा कि एटीपी। ये रट लो भैया, नई कहानी आ गई है। एक एटीपी बनाने के लिए कितने H+ जाएंगे? तो कहोगे 4 H+ जाएंगे। किसके थ्रू? ये बताओ, जो 4 H+ इधर से इधर गए हैं, वो हाई से लो गए हैं कि लो से हाई गए हैं? तो एलांग है कि अगेंस्ट है? डाउन हिल है कि अपहिल है? ये देखो लिखा है डाउन द इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट। डाउन है कि अपहिल है? रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, इनकी बैलेंस शीट से कुछ समझ में नहीं आएगा। कंक्लूजन देखो, याद रखो कैसे। हमने आपको बैलेंस शीट बनवा दी है, सुन लेते हैं फिर से। अगर हम ग्लाइकोलिसिस करें तो ग्लाइकोलिसिस का एटीपी फॉर्मेशन में योगदान बता दो बस। तो ऐसे कहोगे 2 एटीपी तो डायरेक्ट वहीं मिली और 6 एटीपी का और योगदान किया, तो ग्लाइकोलिसिस के सामने कितना लिख लोगे? 8। 2 बनी, 6 बाद में बनी। फिर लिंक रिएक्शन की बात करोगे, एक लिंक रिएक्शन में 1 NADH2, तो 2 लिंक रिएक्शन 2 NADH2, कितनी एटीपी? 6। तो 8 के बाद 6 लिख लोगे, किसमें? लिंक रिएक्शन। अब आ जाओ क्रेब साइकिल। एक क्रेब साइकिल में 3 NADH2, कितनी एटीपी? 3 NADH2 9 एटीपी। एक FADH2 2 11, और एक डायरेक्ट एटीपी कितनी? 12। एक क्रेब साइकिल से 12, तो 2 क्रेब साइकिल से 24, तो 24 और 6 और 8 जोड़ो, कितना हुआ? 30। जितना हुआ वो यहां लिखा है। फिर से सुन लेते हैं, कैसे याद रखोगे बेटा? ऐसे ग्लाइकोलिसिस के आगे लिखोगे 2 और 6, लिंक रिएक्शन के आगे लिखोगे सीधे 6, और क्रेब साइकिल के आगे लिखोगे 12 गुणे 2, नहीं लिखोगे? अब जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। तो यहां से रटो, नेट गेन ऑफ कितना एटीपी? 30। कहां से? एक ग्लूकोज, बाकी कोई मतलब नहीं, वैसे जनरल कहानी लिखी है। यहां देखो जरा काम की बात, कह रहा अगर फर्मेंटेशन करोगे तो पार्शियल ब्रेकडाउन करोगे किसका? ग्लूकोज का। एरोबिक रेस्पिरेशन करोगे तो कंप्लीट करोगे। फर्मेंटेशन में नेट गेन ऑफ ओनली, ये देखो लिखा है कितनी? 2 एटीपी मॉलिक्यूल ऑफ फ्रॉम ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरुविक एसिड, जबकि ढेर सारी एटीपी मिलेंगी किसमें? एरोबिक। और NADH को NAD में तो कन्वर्ट किया गया फर्मेंटेशन में भी, कह रहा फर्मेंटेशन में बहुत स्लो होता है, जबकि बहुत तेज कहां होता है? एरोबिक। एम्फीबोलिक पाथवे, एम्फीबोलिक पाथवे में जो लिखा है वो नहीं रटना है। ये देखो जरा पहले, सामान्य बात यह है कि एक सामान्य लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा, पायरुविक एसिड बनाएगा, एस्टाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, और उसके बाद फिर क्रेब साइकिल चलाएगा, एनर्जी मिलेगी, बात खत्म। ठीक, तो सीधी सीधी चेन तो यही है।
ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ये सब चेन चलते चलते क्रेब्स साइकिल चल के क्या मिला, एटीपी मिल गई। लेकिन ये जितनी आसानी दिख रही उतना आसान है नहीं। बगल में मान लेते हैं उसको प्रोटीन मिल गया, अब इसको ब्रेक डाउन करना है तो प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाएंगे, और अमीनो एसिड से देखो क्या बना लेंगे, हो सकता है क्या बना लें, तो अगर एंट्री कर लेंगे तो इससे भी तो एनर्जी निकाल लेंगे, तो प्रोटीन से भी एनर्जी बन सकती है। अच्छा इधर देखो, फैट का ब्रेक डाउन करना है, फैटी एसिड अलग है, ग्लिसरॉल अलग है। ग्लिसरॉल से बना लीजिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और इस चेन में एंटर कर जाइए, एनर्जी मिल जाएगी। और फैटी एसिड से बना लीजिए क्या, एस्टाइल कोएंजाइम में। तो क्वेश्चन बताओ, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट सबके ब्रेकडाउन में कॉमन मॉलिक्यूल कौन सा है, एस्टाइल कोएंजाइम ए। एक क्वेश्चन। अगर प्रोटीन की एंट्री करना चाहते हो तो किस लेवल से एंट्री करोगे, तो या तो पायरुविक एसिड या तो एस्टाइल कोएंजाइम में। और अगर फैटी एसिड की एंट्री करना चाहते हो एस्टाइल कोएंजाइम में, ग्लिसरॉल की एंट्री करना चाहते हो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, अब ध्यान सुनना। मान लेते सब कुछ सही चल रहा है, तब तक पता चला कोई एक अमीनो एसिड कम है, कोई एक अमीनो एसिड कम है, तो तुरंत पायरुविक एसिड से क्या बना देंगे। अब अगर पायरुविक एसिड से अमीनो एसिड बना दोगे तो ये तो एनाबोलिज्म हो गई, और अगर तोड़ के एनर्जी निकालो तो कैटाबोलिज्म हो गई। तो कैटाबोलिज्म तो चल ही रही थी, अगर बनाने लगे तो एनाबोलिक, और एनाबोलिक होने का मतलब फिर एम्फीबोलिक हो जाएगा। तो रेस्पायरेशन वास्तव तो कैटाबोलिक है, लेकिन कभी कभार यहां मॉलिक्यूल बनाए भी जाते हैं तो एनाबोलिक है, तो मिला करके क्या हो गया, एम्फीबोलिक। ये लिखा हुआ है। बताओ फेवर्ड सब्सटेंस कौन है रेस्पायरेशन के लिए, सभी कार्बोहाइड्रेट पहले इसमें कन्वर्ट होंगे, फिर यूज होंगे कहां, रेस्पायरेशन। अदर सबस्ट्रेट कैन आल्सो बी रेस्पायर एज बीन मेंशन अर्लियर बट, लेकिन क्या सीधे इंटर कर सकते हैं शुरुआत में, ये लाइन टिक कर लो, नहीं कर सकते हैं। करा स्टेप देखो, देख ही चुके हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, फैट को पहले तोड़ना पड़ेगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, फिर फैटी एसिड से क्या बनाना पड़ेगा, एस्टाइल कोएंजाइम में, और कहाँ इंटर करो, पाथवे। ग्लिसरॉल को क्या बनाना पड़ेगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, और फिर कन्वर्ट करो क्या, पीजीएल। प्रोटीन को क्या बनाना पड़ेगा, अमीनो एसिड, फिर इंटर करो पाथवे, किस फॉर्म में, देखो कह रहा क्रेब्स साइकिल में भी इंटर कर सकते हो, पायरुवेट में भी इंटर कर सकते हो, और एस्टाइल कोएंजाइम। तो ना डायग्राम में बढ़ाओ बेटा, डायग्राम में ऐसे बढ़ा लो। अमीनो एसिड की 3 जगह है एंट्री मारने की, कहां कहां से, कहां कहां से, या तो पायरुविक एसिड से, तो एस्टाइल कोएंजाइम में से, तो सीधे क्रेब्स साइकिल। वापस चलो, वैसे तो रेस्पायरेशन क्या है, ब्रेकडाउन है ना, और ब्रेकडाउन है तो इसको हम क्या मानेंगे, कैटाबोलिक मानेंगे। लेकिन इतना आसान है नहीं, अगर आप पूरी बात को समझोगे तो यहां से मॉलिक्यूल बनते भी हैं, और बनेंगे तो क्या हो जाएगा, एनाबोलिम। इसी नाते मिला के हम क्या कह देंगे, कोई मतलब नहीं है। फार्मूला नहीं भूलेंगे, RQ इक्वल टू CO2 अपॉन O2। ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन O2 क्या होगा, कंज्यूम, CO2 क्या होगा, रिलीज। रेशियो ऑफ CO2 इवाल्व एंड O2 कंज्यूम को कहते क्या है, RQ। रेस्पिरेटरी क्वेसेंट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट है तो RQ 1 होने का मतलब बता दो बस, 1 होने का मतलब है दोनों बराबर हैं, और दोनों बराबर क्यों हैं, ये देखो लिखा है, क्या हुआ है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, इसी नाते क्या है, बराबर है। लेकिन इसका मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 एंड O2 है, लेकिन हो सकता है कि हमको कम ज्यादा भी मिल जाए। यहां ग्लूकोज में तो दिख ही गया, ये 1 आ ही गया, बात खत्म, 6 ऊपर नीचे रखे हो।
सारा खेल फैट का है। इसका आरक्यू क्या होता है, लेस देन 1। इसका मतलब O2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। ये रिएक्शन रट लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ट्रिप्लामेटीन का आरक्यू कितना है, 0.7। ये आंसर कब आएगा, जब ऊपर 102 लिखोगे नीचे 145। बस ये फार्मूला 2 के लिए है बेटा। अगर ये 1 कर दिया आंसर बदल जाएगा। देखो अगर 2 मॉलिक्यूल ट्रिप्लामेटीन ले तो बताओ कितनी CO2 निकलेगी, 102। तो 2 में तो 102 निकलेगी, और 1 में 51। और वाटर आधा नहीं करोगे इसका। तो ये ध्यान रखना, कहीं यहां डबल ध्यान रखना, सिंगल नहीं है। और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो आंसर कितना आएगा, प्रोटीन का कितना आएगा, 0.9। करें व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सब्सटेंस आफ्टर मोर देन क्या होते हैं। कभी ना तो प्योर प्रोटीन यूज करोगे और ना तो प्योर फैट। क्या लिखा है, नेवर यूज। हाँ प्योर कार्बोहाइड्रेट वो यूज हो सकता है, लेकिन प्योर प्रोटीन और प्योर फैट यूज नहीं हो सकता। कल पढ़ाएंगे अगला चैप्टर।